अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस जो हैं वो आपके हमें मिलते हैं, और स्पेशली इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर आप मुझे जब मैसेजेस करते हैं और बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत नई भी होती हैं और जिनकी रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट होती है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस बात का इजहार करते हैं कि अच्छा इससे तो ये प्रॉब्लम होगी या वो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम ना एक बाकायदा तौर पर प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि जो रेमेडीज़ हम आपको बताते हैं डेफिनेटली वो सबके लिए नहीं होती हैं, और जो सबके लिए होती हैं उसमें बताया जाता है कि ये रेमेडीज़ जो हैं वो सबके लिए हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करना, और जिस तरह की रेमेडीज़ हम आपको बताते हैं और जिस तरह आप अप्लाई करते हैं और हमें उसका फीडबैक देते हैं उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और आज सबसे पहले बात कर लेते हैं डार्क सर्कल्स की। डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम ऐसा है कि हर किसी को ये प्रॉब्लम होता है, और हर कोई जो है इस प्रॉब्लम का शिकार है। इसकी वजह यह है कि नींद की कमी है, एक्सरसाइज नहीं है, पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, और फिर दीगर मसले जो होते हैं वो होते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लोगों को डाइट इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से ये डार्क सर्कल होते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप आलू ले सकते हैं और उसको आंखों के नीचे रख सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, एलोवेरा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन आती है कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं वो हो जाते हैं। तो वो इस वजह से हो जाते हैं कि आप लोग जो है वो आई क्रीम यूज़ नहीं करते, आप लोग जो है वो टी बैग का इस्तेमाल नहीं करते डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए। अच्छा रेगुलर आपको जो है ना वो सनस्क्रीन भी लगानी चाहिए, मॉइस्चराइज़र भी लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रात को आई क्रीम लगाना चाहते हैं तो लगा लें। और ये जो होम रेमेडी हम आपको बता रहे हैं, पोटैटो, इसके अलावा खीरा, एलोवेरा, ये आप ज़रूर लगाएं। अच्छा फिर क्या है कि एक और चीज़ है जिसकी वजह से डार्क सर्कल जो है वो बढ़ जाते हैं, वो ये है कि आप नींद पूरी नहीं करते, और सॉल्ट जो है वो आप बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में अगर ले रहे होते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है, यानी आपकी डाइट जो है वो उस तरीके से बैलेंस नहीं होती है, तो फिर इस वजह से होती है आपको प्रॉब्लम। तो आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, ये होम रेमेडीज़ जो है वो एक्यूरेटली करनी है। अगर किसी को लगता है कि उसको क्यूकम्बर से फ़ायदा है तो भाई क्यूकम्बर लगाइए, किसी को लगता है कि आलू लगाने से फ़ायदा है तो आलू लगाइए, लेकिन जो नमक है उसका इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जब सीज़न चेंज होता है ना तो शॉपिंग का सीज़न आ जाता है, और शॉपिंग का सीज़न ऐसा होता है कि इस सीज़न में जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरी जो एक फ़ेवरेट शॉप है, एक फ़ेवरेट मॉल है, वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जा रहे होते हैं। और ऑलमोस्ट मैं बचपन से अपनी अम्मी के साथ जो है इस मार्केट में जाती हूँ। मार्केट का नाम मैं आपको बाद में बताऊँगी ये कौन सी मार्केट है, लेकिन अभी आपको लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि बहुत सारे स्टार्स वहाँ से शॉपिंग तो करते हैं। तो जनाब मायरा खान कर रही है शॉपिंग, और किस तरीके से वो आखिर में क्या कर रही थी, बिल्कुल चुप रहना है, आपने शोर नहीं करना, किसी को नहीं बताना कि मैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ। अच्छा जी, ये जो है मार्केट दो तलवार पर है, और यहाँ पर जो है कपड़े की एक बहुत बड़ी शॉप है। इसके अलावा और भी शॉप्स हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो कपड़ा मिलता है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। अच्छा अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। शहर कायद का जो मौसम है वो सुहाना है, औसम है, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, जब मौसम हो तो फिर उसमें दिल चाहता है कि आप समोसे खाएँ, पकौड़े खाएँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते कि ओवरऑल जो शहर का मौसम है वो कैसा है। तो शहर का मौसम जो है भाई बादलों का राज बरकरार है, मतलब बरालूद है। इसके अलावा जो है शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 28 डिग्री, और शहर में जनूब मगरिब सिम से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। तो जनाब ये है मौसम की सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बता देते कि ओवरऑल आज पूरा दिन जो है मौसम कैसा रहेगा। 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि अगर आपने बाहर निकलना है तो आपको एटलीस्ट पता होगा ना कि आप किस टाइम पर बाहर निकल रहे हैं और मौसम की सूरत हाल जो है वो किस वक्त कैसी है। तो बस थोड़ी सी देर में हम आपके साथ में जो है ये शेयर करते हैं कि मौसम जो है वो कैसा रहेगा। मौसम 10 बजे क्या है और मौसम 11 बजे जो है वो क्या है। तो 10 बजे है 29 सेंटीग्रेड, 11 बजे है 30 सेंटीग्रेड, और फिर उसके बाद 12 बजे जो है वो 30 सेंटीग्रेड है, और 1 बजे जो मौसम है वो रहेगा 30 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आपके साथ में शेयर करते हैं माल का हाल। जी हाँ, करेंसी रेट्स, जिसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है कि भाई आपने जो है वो करेंसी रेट शेयर नहीं किए। तो वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187, वी हैव कैनेडियन डॉलर 210, वी हैव यूरो 329, वी हैव कुवैती दिनार 928, एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव नेक्स्ट यूके पाउंड 379, we have next Saudi Riyal 75, we have Swiss franc 350, we have US dollar
285। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब जल्दी से आपके साथ में जो है वो सब्जियों के प्राइस जो है वो भी शेयर करते हैं, क्योंकि जो सब्जियों के जो रेट्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं स्टैटिक, वो रेट्स होते हैं कमिश्नर कराची के। और बताने का मतलब ये होता है कि जब भी आप मार्केट जाएंगे तो आप ये जो रेट्स हैं ये पता करते हुए जाएं, ताकि आपको पता हो कि आप कितनी महंगी सब्ज़ी जो है वो मार्केट से ख़रीद रहे हैं। तो आपके साथ में शेयर करते हैं सब्जियों के प्राइस, और ये सब्जियां जो है वो पकाया भी करें, खाया भी करें, बड़ी बेनिफिशियल होती हैं हेल्थ के लिए भी। लोग ज़्यादातर जो है वो रेड मीट पे जा रहे होते हैं, लेकिन सब्जियां खाएं, सब्जियां पकाएं। और ये जो सब्जियां होती हैं ना ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, गट हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, इससे आपको जो है वो एसिडिटी नहीं होती है, और ये तकरीबन आपकी लाइफ में जो है ना वो बड़ा बैलेंस डाइट का किरदार अदा करती हैं। तो सब्जियों के रेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि जो कमिश्नर कराची के स्टैटिक रेट हैं वो क्या है। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद जो है वो आपके साथ में जो है हम ये रेट शेयर करेंगे। अब चलते हैं जनाब हम गोल्ड के प्राइस पे। आपको बताते हैं कि जो सोने की कीमत है वो क्या है। तो जो सोने के प्राइजेस हैं वो क्या है, तो सोने की कीमत में हो गई है कमी। जी हाँ, अच्छी खबर ये है कि सोने की कीमत में कमी हो गई है और आलमी मार्केट में सोना $15 सस्ता होकर $3,353 तक गिर गया। इसके बाद 1 तोला सोना 1,500 रुपये सस्ता होकर 3,58,000 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 18 रुपये इजाफे से 3,971 रुपये की जो है उसमें कमी हो गई है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है वो दालों के प्राइस शेयर करते हैं। और दालें जो है वो खानी भी बड़ी ज़रूरी है और पकानी भी बड़ी ज़रूरी है, और स्टैटिक प्राइस जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि दालों के प्राइस क्या हैं। तो जो दालों के प्राइस हैं वो हमारे पास हैं इस वक्त मौजूद, और दालों के जो प्राइस हैं वो है माश की दाल जो है वो 405 पर है। इसके अलावा जो मूंग की दाल है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। फिर उसके बाद जो मसूर की दाल है उसके होलसेल प्राइस हैं 250। फिर इसके अलावा जो दाल चना है उसके होलसेल प्राइस जो हैं वो हैं जनाब 340। और फिर उसके बाद जो काबली चना है उसके जो होलसेल प्राइस हैं वो हैं जनाब 310। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो आज सिटी अपडेट्स में हेयरिंग है, यानी टुडेज़ हेयरिंग सिंध हाई कोर्ट में, वो कौन कौन सी हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में आज अहम समातें होने जा रही हैं, और ये जो समातें हैं ये कौन कौन सी हैं ये आपके साथ में शेयर करते हैं। तो जनाब आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस की समात के लिए मुकर्रर हैं। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समात होगी। दैन वी हैव जो इनकी जो मज़ीद समातें हैं उसमें दरखास्त गुजार में जो सकीना सैयद सतार दीगर शामिल हैं उनकी हैं। फिर उसके बाद तफ्तीशी अफसरान पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। अच्छा, दरखास्त पर समात जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो करने जा रहा है। तो ये जो है जनाब समातें हैं और ये समातें आज हो रही हैं। इसके अलावा जो है अब मज़ीद हम आपके साथ में शेयर करते हैं, और मज़ीद जो हम आपको बताएंगे ना उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हेल्थ बहुत ज़्यादा अकाउंट करती है। तो अब आपके साथ में शेयर करते हैं कि क्या हो रहा है जिन्ना अस्पताल में। तो भाई आज जो लोग जिन्ना हॉस्पिटल जाना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट के लिए, वो ज़रा ये खबर सुनते हुए जाएं। जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी जो है वो लावारिस हो गई है। गुज़िश्ता 12 घंटे से इंतहाई अहम टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो नहीं हो रहा है। लेबॉर्ट्री में केमिकल्स ना होने की वजह से ये टेस्ट नहीं हो रहा। मरीज़ों से निजी अस्पतालों और क्लिनिक से टेस्ट कराए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं टेस्ट में सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम का इल्म होता है। अच्छा, निजी लेबॉर्ट्रीज़ इस टेस्ट की मद में 1,500 रुपये से 2,200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अहम टेस्ट ना होने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तफ्तीश का इजहार किया है। इमरजेंसी में होने वाले टेस्ट फौरी मुफ्त किए जाएं। इसके अलावा जो डॉक्टर नौशीन हैं वो इमरजेंसी का 24 घंटे ऑलमोस्ट जो है वो जायज़ा ले रही होती हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत अहम खबर। ये खबर इस तरह से कि आपको पता है कि अब एडमिशन्स हो रहे हैं और बार बार इसके हवाले से हम आपको बताते हैं। इसकी SOP हम आपको बार बार बता रहे होते हैं कि भाई इस डेट से इस डेट तक आप फॉर्म जमा कराएं, ये सारी SOP है। लेकिन ये खबर जो है थोड़ी सी हटके है, और ये खबर कुछ इस तरीके से है कि महकमा कॉलेज एजुकेशन का अब बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। कॉलेज के अहाते में यूनिफॉर्म की जो खरीदो फरोख्त है वो अब सख्ती से मना कर दी गई है।
किसी भी हालत में तलबा को किसी मखसूस दुकानदार या फिर दुकान से यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हाँ, अब किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि भाई आप इसी जगह से यूनिफॉर्म ख़रीदें या फिर जो है ये ज़रूरी है कि आप यहाँ से यूनिफॉर्म लें और इतने पैसों में लें। अच्छा जी, फिर किसी भी दुकानदार की तरजीह 6 अगस्त 1945 को दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर एटम बम हमले में 1,40,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो हलाक हुए थे। अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अफराद जो है उनकी हलाक हुए थे। उनका तखमीना है हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को फिर हथियार डाल दिए थे। तो जनाब ये खबर, अब चलते हैं जी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में क्या हो रहा है। मारगला की पहाड़ियों में जनाब ये हो रहा है कि मारगला की पहाड़ियों से निकलने वाले जो नाले हैं उनमें तुग़यानी आ गई है, और जिस तरीके से जो एक फ्लड की वार्निंग है, जो इस मौसम में जो एक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा जो है अब वो वर्स्ट होती जा रही है। और मुकामी अफराद जो हैं वहाँ के, उनका कहना है कि इंतज़ामिया को बार बार आगाह किया लेकिन अभी तक कोई टीम जो है वहाँ पर पहुँची नहीं है। अच्छा, ये जो नाले हैं, ये जो वहाँ पर नाला है जिसमें तुग़यानी आई है, तो तुग़यानी के बायस चक शहजाद और पार्क रोड से गुजरने वाले जो बरसाती नाले हैं उसमें शदीद तुग़यानी है। अवाम परेशान है। उन्होंने कहा जी हमने बार बार टीम को बुलाया, हमने बार बार कहा कि जी यहाँ पर ये अलर्ट है, लेकिन अभी तक टीम नहीं पहुँची है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर और सियालकोट के जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग के बायस जो है वो ट्रैफिक जैम है। तो जनाब ये हो गई तमाम तर खबरें जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो मज़ीद सिटी अपडेट्स हैं उसमें यही है कि जो गैस और बिजली है उसकी आंख में चली जा रही है, शहरी परेशान हैं, और ये सारी सिटी सिचुएशन है ओवरऑल जो हमने आपके साथ में शेयर किया है। ऑल्सो हमने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अच्छा जी, अभी मज़ीद जो करंट अपडेट्स हैं, मज़ीद जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मैं भी थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और आप भी टी ब्रेक ले लें। बस फ़ौरन जा रहे हैं और फ़ौरन वापस आ रहे हैं। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। अच्छा जनाब, एक अहम टॉप स्टोरी जिसका कल से चर्चा रहा, पहले है ये हब कैनाल का मामला, जिसके ऊपर मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है और पीपल्स पार्टी के बारे में इस तरह से बातें की जा रही हैं। हब कैनाल का जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल तौर पर महफूज है और कुछ भी नहीं हुआ और इसका इफ्तिताह 13 अगस्त को ही होगा। अच्छा जी, उसके बाद सडन जो है इसमें थोड़ा सा चेंज आया और चेंज के बाद जो है ये खबर सामने आई कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब को जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी हब कैनाल से रिलेटेड वो तो गलत थी, क्योंकि दूसरी दफ़ा जब उसकी तामीरी प्रोजेक्ट के लिए जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि वो पूरी जो है वो अंदर धंस गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट महराज भाई और खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अच्छा जी, खुर्शीद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि ये हब कैनाल का जो मामला है कहाँ, तो अभी इस हवाले से खबरें आ रही थी कि भाई जाके बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस कैनाल का इफ्तिताह करेंगे और ये सारी सूरत हाल है और इट्स गोइंग ग्रेट। अभी जो है जिस तरह से उनके इंजीनियर्स ने कल भी खबर सामने आई, City21 ने भी बताया कि भाई ये तो मामला कुछ उल्टा ही है, ये तो आई थिंक ये तो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही लग रहा है। देखिए बात यह है कि हमने कराची में भी देखा कि बहुत सारे जो खाली अब चले किसी बड़े प्रोजेक्ट की तरफ हम नहीं जाते। अगर हम सिर्फ सड़कों की बात कर लें तो हमने ये भी देखा कि एक रात पहले बनने वाली सड़क 24 घंटे बाद भी हमने बर्बाद होती देखी है। तो अब यहाँ पर सोचा लिया कि तो चले वो दूर का मामला भी है। अच्छा, जो निचला अमला है और अफसरान है वो उनको सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते रहे, तो वो भी अपने तौर पर मुतमईन रहे। इसमें ये नहीं कहते कि जो मेरे कराची का पूरा कसूर है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। शहर के बहुत सारे मसाइल हैं, कराची मेगा सिटी है तो उसके बाद मसाइल भी इतने हैं। तो अब अगर उनको सही उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी और अब जब ट्राई किया गया उस हब कैनाल को जो नई बनाई गई थी तो वो धंस गई, तो यकीन कीजिए कि मुझे तो बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई भाई। अच्छा, माजरत के साथ। क्यों? क्योंकि जब मैं 24 घंटे बाद एक सड़क, नई बनने वाली सड़क को टूटता हुआ दोबारा देख सकता हूँ एक बारिश में, और मैं बारिश के पानी में तारकोल बिछाता हुआ देख सकता हूँ, तो फिर मैं कैनाल अगर धंस गई है तो कोई मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं कि अच्छा, मुझे मतलब शायद कहीं ना कहीं अंदाजा था कि उसमें नहीं मामला खराब है। हाँ, नहीं इशू ये है कि हैरानकुन बात इसलिए है कि देखिए एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर खुद मेयर कराची जो है वो ट्वीट करते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि अफवाहों पर कान ना धरें, ये अफवाहें हैं। उसके बाद चंद घंटों बाद दोबारा से ये खबर सामने आती, नहीं जी ये अफवाह नहीं है, उनको तो शायद खबर ही गलत पहुंचाई जा रही है। खुर्शीद भाई
बिल्कुल ऐसी है। जहाँ तक खबर की तस्दीक का मामला है, हाँ। और उसमें वो खुद भी बैरिस्टर हैं और खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ। या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं किसी भी मामले की। हाँ। तो इस तरह की मैं समझता हूँ मेयर कराची हैं, वो एक संजीदा और समझदार और बड़े बाशऊर इंसान हैं। हाँ। हाँ। और ट्वीट करने से पहले या किसी भी मामले को के इनिशिएटिव से पहले, हाँ। क्योंकि देखें, आप अगर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पैगाम डालते हैं, हाँ। तो आपके फॉलोअर्स भी होते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी होती है। हाँ। अगर कोई आप गैर मुसद्दिका इत्तलात अगर आप शेयर करते हैं, तो उससे आपकी शख्सियत पर, आपकी वक़ार पर जो है वो बुरा तासुर पड़ता है। सही। मैं समझता हूँ एक मशवरा है मरतबा आप साहब को कि वो इस तरह के ट्वीट से पहले तस्दीक कर लिया करें। हाँ। और जो हमारी सड़कों की जहाँ तक बात की मेरा साहब ने, कि उसकी जो मरम्मत और रस्ताकारी भी होती है, बहुत सारी जगहों पर बड़ी जल्दी से रोड तामीर कर दिया जाता है। देखें, उस सारे मामले में जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पहले जब सड़कें बनती थी तो उनको आराम से जो है वो कट लगाया जाता था, फिर उनके ऊपर जो है वो बड़े सख्त वाले जो पहाड़ी पत्थर है वो बिछाए जाते थे, फिर उसमें बुलडोज चलता था। तो उसकी जो पुख्तगी है, उसकी जो सख्ती है, उसकी आप ये कह लें कि शाइस्तगी कह लें, उसकी आप वो बहुत मजबूत होती थी। अब जो है वो तारकोल और वो आप कंक्रीट के उससे बना के रोड बना देते हैं। हाँ। तो हल्की सी बारिश से वो उखड़ जाता है। सही। तो मैं समझता हूँ इस तरह की सड़कें नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। तो मजबूत सड़कें होनी चाहिए। और जहाँ तक लेकिन खुर्शीद भाई देखिए, ये कहने की बात इस तरह से है कि कितना बजट खर्च होता है, रिसोर्सेज खर्च होते हैं, ट्रेंडिंग होती है। हाँ, और फिर उसके बाद अगर इस तरह की खबर है कि भाई मतलब एक पार्टी के रहनुमा जो है वो कह रहे हैं नहीं जी इट्स ऑल गुड, सब अच्छा है, कि उन्होंने रिपोर्ट दे दी, उन्होंने कहा जी इसका इफ्तिताह होगा। कुछ खबरें इस तरह से थी कि भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी जाके जो है वो इफ्तिताह करेंगे 13 बहुत सारे प्रोजेक्ट वैसे हैं। हैं। बिल्कुल। तो अब कहने का मतलब ये कि आवाम जो है जब इन प्रोजेक्ट्स की तरफ देखती है और इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के जब इस पर लागत आती है, और ये दूसरी दफ़ा इन्होंने ये तजुर्बा किया है जिसके बाद ये सूरत हाल हुई है, तो अब जिस तरीके से महराज भाई कह रहे थे कि मुझे तो हैरत नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि उन लोगों को हैरत नहीं होती ना जिनको पता है कि जी हमारे मुल्क में तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जब आपने खुद ट्वीट कर दिया, जब आपने खुद बता दिया कि अवाम अफवाहों पर कान ना धरे, उसके बाद अगर ये खबर सामने आती कि जी इन्फॉर्मेशन ही उनको गलत दी जा रही थी, तो फिर ये तो एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है ना कि जी मेयर कराची जो है वो पूरे कराची में घूम रहे होते, जा रहे होते, हर चीज का दौरा कर रहे होते, सारा कुछ कर रहे होते। अब खबर ये है कि वो शायद आज सुबह फिर जाएंगे उधर केनाल का दौरा करने। उनको अपने मुशीर खास के ऊपर जो है वो खास तवज्जो देनी चाहिए कि वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहा है, क्यों पहुंचा रहा है। एक फिल्म आई थी गैर मुल्की है, नाम नहीं लूंगा उस मुल्क का क्योंकि हम उस पर फाते हैं। हाँ। तो उसकी एक फिल्म थी, उसमें फिल्म में वो एक्टर ये कहता है कि ऑल इज वेल, बस आप ऑल इज वेल कहते रहेंगे और सब कुछ। तो मुशीर खास जो है इनके सब कुछ ऑल इज वेल कहते हैं। हाँ। कि सब कुछ अच्छा है और सब बेहतरीन है। हाँ। तो वो यही है सारा मामला, यही सारा इशू है। अच्छा खुर्शीद भाई, जिस तरीके से भी आप कह रहे हैं ना कि ऑल इज वेल, अब आज फिर इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी, अब आज फिर इसके ऊपर देखा जाएगा, इस तरह की खबरें हैं कि जी वो वापस जाएंगे वहाँ पर और फिर अब आज जो है वो देखेंगे, मज़ीद जायज़ा लेंगे। जो लोग इस तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं आगे, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो जो इंजीनियर्स हैं या जो डायरेक्टर हैं, जो कंसर्न बंदा है जिसने ये कहा कि नहीं जी उन तक तो खबर ही नहीं जा रही, तो क्यों नहीं जा रही, इसकी कोई सुनवाई नहीं है? देखें, ये जो गलत इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाई गई है मेयर कराची तक, मैं समझता हूं इसके हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हाँ। और नेक्स्ट के लिए, आइंदा के लिए उनको तंबी करनी चाहिए ताकि उनको कोई पनिशमेंट ऐसी मिले, ऐसा कोई फाइन उनके ऊपर लग जाए, आइंदा वो किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो मुर्तज़ा वहाब तक या किसी भी ऑफिसर तक जो है वो ना पहुँचाएँ। सूरह हुजरात का एक मफहूम है, एक आयत का अल्लाह क्षमा फरमाए कि तुम तक कोई फासी खबर लेकर आए तो पहले तुम उसकी तस्दीक कर लिया करो। सही। ऐसा ना हो तुम्हारा फस्क के अंदर जो है वो शुमार हो जाए। और कोई क्या है ऐसा शख्स जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे। लेकिन कितनी सख्त इसमें बात की गई है कि आप तक कोई भी खबर लेकर आए, खा वो गवर्नमेंट की सत्ता की हो या वैसी भी, जिसमें तो एक जुबान मैसेज है ना सबके लिए, आप उसकी पहले तस्दीक कर लें कि आया वो खबर दुरुस्त है या गलत है। सही। तो बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए इसमें एक बात ये भी है, मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि इसका मतलब है वो अवेयर नहीं थे। अच्छा, ये अब इसको तनकीद ना समझा जाए, लेकिन ये भी बात बहुत अहम है कि आप अवेयर नहीं थे इतने बड़े प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट को किसी न किसी निजी कंपनी को ठेके पर दिया गया होगा, ठीक है ना, पूरा निज़ाम एक बना होगा, पेमेंट्स जारी हुई होंगी, बजट फराहम किया गया होगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ी टीम इंजीनियर्स की जो है उसको रीचेक करने के लिए भी होगी, वाटर बोर्ड की भी होगी, ठीक है, इंजीनियर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो क्या उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि क्या मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से वो बन रही है? तो ये इतना आसान नहीं है कि जी मुझे किसी ने कहा अब मैंने कहा नहीं सही है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे इतने सारे महरिकात हैं
कि बोलना और फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। मामलात करप्शन की जानिब ही इशारा कर रहे हैं, इतना वाज़ेह इशारा है कि अब आप उसको किसी भी चीज़ से ढक लें, छुपा लें और किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने चीज़ों को कर लें, नहीं छुप सकता, क्योंकि बहुत वाज़ेह है। क्योंकि देखिए ये कहाँ से खर्च हुआ होगा, हाँ, ये मेरे आपके जो तनख्वाहों से टैक्स कटता है, हाँ, ठीक है, हाँ। जो यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं उनकी तनख्वाहों से टैक्स कटता है, और जो अपना यहाँ पर मेहनत करके अपना पैसा कमा रहे हैं उनको टैक्स कटता है। ये पैसा वो है कराची की आवाम को। ये असल जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब टैक्स के नाम पे हम हमारे पास से जब टैक्स कटता है, फिर आवाम को रिफॉर्म भी नहीं मिलते, हेल्थ के लिए नहीं है कुछ, एजुकेशन के लिए नहीं है कुछ, उसके बाद फिर जब इस तरह की तामीरात हो रही होती है और फिर ये खबर आती है कि नहीं जी अभी फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर मसले जो है वो बढ़ जाते हैं। चले जी, शो में या वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के बारे में बातें, क्योंकि वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और कोई भी कराची का, पाकिस्तान का डिपार्टमेंट हो, हर शख्स जो है ये बात कर रहे हैं कि जी हमने सेलिब्रेट करना है। और ओवरऑल भाई हमारे जो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू भी हो गई है। स्टे विद अस। इस कॉन्सर्ट में जो है वो बड़े बड़े सिंगर्स भी आ रहे हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अब जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं और जिस तरीके से ये कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। महराज भाई, आप ये बताएं कि कितना ज़्यादा जज्बा देख रहे हैं। अभी जो बल्दिया उस्मा कराची ना, उसकी बिल्डिंग भी सजा दी गई है और मतलब स्टॉल भी लग गए हैं, मतलब बच्चों में भी इतना ज़्यादा जोशो खरोश देखने में आ रहा है। और इस दफ़ा जो खुशी है वो डबल है। आपको पता है कि एक तो मार्का हक की खुशी है और फिर उसके अलावा एक के बाद एक महाज पे जिस तरीके से इंडिया को पाकिस्तान ने जो है वो आईना दिखाया है, शिकस्त दी है, तो उसके बाद तो ना आप यकीन करें कि ये पूरे वाकई 14 दिन जिस तरीके से कहा है ना गवर्नमेंट लेवल पर कि भाई ये सेलिब्रेट करने के दिन है। तो अब एक कॉन्सर्ट भी होने जा रहा है, बड़े सिंगर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, और स्पेशली इस सारी खुशी के दौरान, सेलिब्रेशन के दौरान सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो कितने बेहतर होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, हमारी खुशी तो वाकई दुगनी है। हाँ। सही है ना। एक तो हमारी आज़ादी का महीना शुरू हो चुका और अब करीब आता जा रहा है आज़ादी का जो दिन है हम जो मनाते हैं, उसके साथ साथ मार्के हक में कामयाबियाँ जो मिली, दुनिया में एक बहुत हमारा अच्छा और पॉजिटिव मैसेज भी गया, सब चीज़ें गई, तो जज्बा और जुनून जो है ना वो बड़े ज़ोरों पर है। इस दफ़ा आप देखें कि जगह जगह पर स्टॉल्स लग गए ना, और हर तरफ अब आपको जो है सब ज़िलानी परचमों की बहार और बैजिस के स्टॉल लगे हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ही माहौल हो जाता नहीं। तो इत्तेफाक से मैं कल या परसों पता नहीं सीबी की तरफ जाना हुआ था, तो मैंने देखा वो कि बिल्कुल समंदर के सामने ही उन्होंने स्टॉल्स की लाइन लगी हुई है, बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ से वो मैकडॉनल्ड वाला वो बैठा ना, वहाँ से लाइन से मतलब उन्होंने स्टॉल्स लगाए। में बड़ा अच्छा लग रहा था कि जी मतलब फील होता है ना, आपको महीना शुरू हो जाता है कि भाई अब 14 अगस्त आने वाली, अगस्त का महीना शुरू हो गया, तो उसके बाद हर तरफ आपके स्टॉल नजर आते हैं। लाइट हाउस के पास आप चले जाएं, वहाँ पर एक बड़ी मार्केट है जो पेपर मार्केट कहलाती है, वहाँ पर एक हुजूम लगा हुआ लोगों का। सही, लोग अपने घरों पर लगाने के लिए परचम खरीद रहे हैं, गाड़ियों पर फिट करवा रहे हैं, वो जो गाड़ियों में बोनट्स वगैरह पे लगवाते हैं। बाकी छोटे जो मोटरसाइकिल में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अभी से अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर जो है वो छोटे छोटे परचम लगा लिए हैं और वो लगा के घूम रहे हैं। जश्न आज़ादी की खुशी है ना, ये खुशी बड़ी अलग खुशी होती है, ये अंदर से है। हाँ बिल्कुल, ये खुशी ना अंदर से होती है और ऐसा दिल करता है कि इस दिन वाकई आप सेलिब्रेट करें, इस दिन वाकई को खुशी का दिन है, इस दिन वाकई हमारी जो है ना ईगो का दिन है। और इस दफ़ा जो खुशी है, जो मार्का हक की भी खुशी है, उस हवाले से जो सेलिब्रेशन हो रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे आप आवाम को? क्योंकि आपको पता है कि जब 14 अगस्त होता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं और ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल हो जाती है। तो क्या खबरें हैं कि किस तरीके से प्लान किए जा रहे हैं दोनों दिन, 13 अगस्त और 14 अगस्त? 13 अगस्त के तो मामला देखिए सभी के तकरीबन अपने अपने प्लान्स हैं, किसी ने सीव्यू की तरफ जाना है। अच्छा, हमारे यहाँ देखें ना, कराची में ले दे के जो है तफरी मुकाम ज़रा कम है, ठीक है ना, तो ज़्यादातर लोगों का रुझान ही होता है कि न्यू ईयर नाइट हो या आज़ादी नाइट हो, जो भी हो ना, उसमें वो ज़्यादातर रुख करते हैं सीव्यू की जानिब का। सही, कि एक तो वहाँ पे रोड्स भी थोड़े से बड़े हैं और वहाँ लोग खप जाते हैं, तो एक तो वहाँ पर बहुत सारी तकरीबें होती हैं, फायरवर्क्स भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा 5 स्टार चौरंगी है, नुमाइश चौरंगी, यहाँ पर फायरवर्क्स होता है। गवर्नर हाउस में बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। इसी तरह मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे KMC की बिल्डिंग है, इसको सजाया जाता है। IH चंडीगढ़ रोड पर जो पुरानी इमारत बनी है, बैंक्स की जो बड़ी बिल्डिंग है, उनको हमेशा जो है हाँ उनका है कि भाई हर साल आपने कस्टम हाउस बहुत जबरदस्त जो है वो सजाया जाता है, बर्की कुमकुम में लगा के उसको सजाया जाता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है। बल्दिया उस्मा कराची की ये बिल्डिंग के हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी से ही जो है वो सजा दी गई है, बड़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर
चीज़ें हो रही हैं, तो अब ये कॉन्सर्ट भी होने जा रहा है बहुत ज़बरदस्त, तो ये आप देखें कि आप जा रहे हैं वैसे कॉन्सर्ट में? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, भले थोड़ी देर के लिए जाए, लेकिन हाँ। ये है कि देखिए एंजॉय तो करना चाहिए, हाँ। हमारी तो खुशियाँ हैं। खुशियाँ अब दूसरा जो आपने मुझसे सवाल किया था ना कि जब शहर में लोग बहुत सारे एक साथ निकलेंगे ना आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, हाँ। और जाहिर बात सड़कों पर ट्रैफिक जाम के इश्यूज आएंगे आपको, प्लस कुछ लोग ज़्यादा खुशी में जो जिनके पास असलहा होता है, हाँ, इस चीज़ से अवॉइड वो हवाई फायरिंग वगैरह करते हैं। कुछ मनचले नौजवान जो है वो साइलेंसर्स वगैरह निकाल देंगे अपनी बाइक्स के। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए फिर एक सोपी है सही, जो कि फिर सीबीबी जाने वाले रास्तों पे कंटेनर्स लगाकर उन लोगों को छोड़ा जाता है जो एसओपी के साथ जा रहे हों। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बुरा बिल्कुल ना बाजे और ये जो साइलेंसर निकालना या हवाई फायरिंग, एटलीस्ट इसके ऊपर तो जो है ना वो पाबंदी होनी चाहिए। देखिए बाजे की तो मैंने आपसे अगर याद हो तो कल भी आपसे कहा था, हाँ, कि इस दफा तो बाजा बजाना बनता है भाई। चले मतलब आवाज इंडिया तक जानी चाहिए बस। बिल्कुल। हाँ, अच्छा चले बस ठीक है, बस फिर अगर बजानी है तो एक दफा बजा ले, ताकि जो है ना वो जो जितने भी अवाम है और जितने भी पड़ोसी मुल्क है वहां पर जाके जो है ना, इस वक्त जो ग्रीन पासपोर्ट पर दुनिया में दौरा करने का जो मजा है ना, वो शायद ही फिर कभी मिले, और इंशाल्लाह मिलेगा जरूर। गलत कह गया कि दोबारा भी मिलेगा, लेकिन इस दफा जो मजा है ना ग्रीन पासपोर्ट का, उसका मजा ही दोबारा है। क्योंकि इस वक्त तो हम दोहरी जो खुशी मना रहे हैं, एक तो बनियान मनसूस हैं, फातेह हैं, फिर जश्न आज़ादी भी है, वो भी हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है। इसी तरह शहर भर में गवर्नर हाउस में एक बड़ा म्यूजिकल नाइट कंसर्ट जो है वो मुनक़िद किया है। इसके अलावा 1 अगस्त से गवर्नर हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबात होती हैं, और कमिश्नर कराची की तरफ से भी रोज़ाना तकरीबात का एहतमाम किया गया है। फिर उसका सिंध हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबात हो रही हैं। पूरे शहर को सब्ज़ लाली परचम से, झंडियों से, गलियों को, महलों को, सबको सजाया गया है। और उसके अलावा टीएमसी जो है गुलबर्ग टाउन, ये गुलशन इकबाल टाउन, और इसके अलावा उनकी जानिब से एक बड़ा ग्रैंड मुशायरा जो है वो एक्सपो सेंटर में होगा, जिसमें मुल्क के मारूफ जो शोरा कराम हैं वो अपना कलाम पेश करेंगे। उसमें सज्जाद अली भी आएंगे जो गुलकार हैं मारूफ, और गवर्नर हाउस में राहत फ़तेह अली खान भी आएंगे। उसके अलावा अली ज़फ़र हैं, फिर और दूसरे भी मारूफ जो गुलकार हैं वो यहाँ आएंगे। फिर हैदराबाद में एक बड़ा कंसर्ट होगा, म्यूजिकल कंसर्ट, वो हैदराबाद में भी होगा। वो गवर्नर हाउस में उसका ऐलान हुआ था, वो एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से होगा हैदराबाद के अंदर। अच्छा। तो इसी तरह शहर भर में मतलब पूरे ओवरऑल सेलिब्रेशन जो है ना वो ओवरऑल जारी है। बिल्कुल। मोदी की जो गीदड़ भपके है ना वो बस दबके रह गई है। बिल्कुल। और वो इसी तरह गीदड़ भपके ही रहेंगी उसकी, और हमेशा की तरह जो है वो डाउनवर्थ रहेगा। और हम फाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सेलिब्रेशन है ना, इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बताएंगे कि कहाँ किस जो है शहर में कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा है, और कराची में स्पेशली कहाँ कहाँ जो है इवेंट वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया महराज भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप दोनों हमारे शो पर है। HG शो में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी से, जो कि एक सरप्राइज़ है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब आपको मिलाते हैं पाकिस्तान के चमकते हुए सितारों से। जी हाँ, ये कि प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और इंटरनेशनल फाइटर भी हैं। बिना टाइम ज़ाया किए ना आपको जल्दी से इनसे मिलवाते हैं और इनसे बात करते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें ये अचीव करते हैं वो कैसे कर लेते हैं। हमारे साथ हसन खान मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो बख्त मोहम्मद मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हसन, मैं आपका नाम बिल्कुल ठीक से लिया? चले जी। मुझे ये था कि हसन जो है वो क्योंकि ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेशनल फाइटर हैं और इतना कुछ अचीव करके आए हैं, तो उनका नाम जो है वो बिल्कुल ठीक से लेना चाहिए। हसन, ये बताएं कि कब से आप ये फाइटिंग कर रहे हैं और क्या आपकी जो है वो अचीवमेंट्स हैं? यकीनन जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तब मेरी एज मैक्सिमम 13-14 साल थी। अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ, और बॉक्सिंग मैंने 2017 में स्टार्ट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं एमेच्योर फाइट्स खेलता था, क्योंकि बॉक्सिंग में पहले एमेच्योर ज़रूरी है। अब वो एमेच्योर फाइटर इस तरह होती है कि वो आप 3 मिनट्स की 3 राउंड होती है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल मैंने वो की, मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स में हासिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर्टिफिकेट्स हैं, बेल्ट हैं और मेडल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। हसन की ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, मैं चाहूँगी कि ये दिखाएं। हसन, ये आपने अभी रिसेंटली भी जो थाईलैंड में फ़ाइट हुई है वहाँ पर भी आप गए थे? यस मैम। सही। तो वहाँ के बारे में भी ज़रा बताइए कि क्या कुछ था? अल्हम्दुलिल्लाह भी 31 मई को जब मेरी फ़ाइट थी थाईलैंड में, जहाँ पर वर्ल्ड से 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बॉक्सर में था जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ के अच्छे बॉक्सर थे बैंकॉक में, जिनके साथ मेरी 6 राउंड की फ़ाइट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके मैंने 4th राउंड में नॉकआउट करके पाकिस्तान
पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वाह भाई ज़बरदस्त। Yes, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी कि ये हसन के जो है ये मेडल्स हैं। हसन ज़रा खुद बताते जाइए, ये वाला Yes. जो ग्रीन वाला था ये आपको कहाँ से मिला था? ये Yes. आप जब फाइट आपने जीती थी? या ये तकरीबन कुछ महीने पहले की ये मेरी यहाँ पर ही फाइट थी। सही। सिंध बलूचिस्तान चैंपियनशिप था, तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल मैंने वहाँ जीती थी। भाई ये जो थी वो सिंध जी। बलूचिस्तान चैंपियनशिप की Yes, थी, ma'am. और वो जो दूसरी एक और हमें जी, नज़र आ रही है सिंध आपकी चैंपियन, ज़बरदस्त। ये ऑल सिंध चैंपियनशिप हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तब जीती थी। Okay. और ये सारे मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, काफ़ी सारे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो सही। अभी जो प्रोफेशनल है उसकी हाँ। जो है रिकॉर्ड चढ़ती है, रैंकिंग जो हमारे बॉक्स जी। वेबसाइट है गूगल पे, हाँ। उस पर रिकॉर्ड चढ़ता है। सही। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन बाद मेरी फिर इंटरनेशनल फाइट है। अरे वाह ज़बरदस्त। हसन की 4 दिन बाद फिर से इंटरनेशनल फाइट है, और Yes. ये सारी चीज़ें इनकी सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब चीज़ें इनकी अचीवमेंट्स हैं। तो पाकिस्तान का नाम जब आप लोग इस तरह से रोशन करते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। बख्त मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आप कब से फाइटिंग कर रहे हैं और आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स हैं? मैं तकरीबन 6 साल से मिक्स मार्शल आर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने 2 टाइम जो है ना इंटरनेशनल फाइट पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सही। और इसके अलावा मैंने और भी कोशिश की थी ताकि और भी इंटरनेशनल फाइट कर लूँ। हाँ। लेकिन स्पॉन्सर ना होने की वजह से, कुछ माशी मुश्किलात की वजह से जो है ना मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि बस इंटरनेशनल के लिए कुछ सपोर्ट मुझे मिले और इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। अच्छा ये बताएं हसन कि जो लोग बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, जो लोग फाइटिंग में आना चाहते जी, हैं, उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी रूटीन रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक तो बहादुरी का भी होता है ना। यकीनन मतलब काफ़ी अगर आप फिट भी हैं तो आप बहादुर नहीं है तो आप कैसे जाके फाइट करेंगे? यकीनन कितना ऐसे ज़रूरी ही। होता है इसमें बहुत ज़रूरी ब्रेव होता होना? है। यस, यकीनन जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो इतनी बहादुरी तो किसी में नहीं होती कि वो हमेशा रिंग्स में फाइट्स खेलें। अच्छा। लेकिन वो आपके जो कोच है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हाँ। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो हाँ। आपके चाहने वाले हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपका दिल करता है कि मैं करूं। हाँ। तो फिर वो आपको कोई मुश्किल नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह आप में ऑटोमेटिकली बहादुरी आ जाती है जब आपके पास बैकअप सपोर्ट होता है। और इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले मेरी जब ख्वाहिश थी कि क्लब टू क्लब फाइट्स खेलूँ, जब मैंने खेली अल्हम्दुलिल्लाह और मुझ में अपने आप में ये महसूस करने लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने ऑल सिंध चैम्पियनशिप खेला, ऑल पाकिस्तान खेला, और कई बार मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। और आज मैं यही करता हूँ कि बॉक्सिंग कॉम्बैट स्पोर्ट ज़रूरी नहीं है फिटनेस के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स करें। हाँ। आपके पास 24 आवर है, तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम अपने आप को 1 घंटा दें, चाहे वो जिम में दे रहे हैं या क्रिकेट के थ्रू या फुटबॉल के थ्रू दे रहे हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। सही। Yes, पहली फाइट यस। कौन सी थी, याद है? जी जी कितना डर लगा था? ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, तो मेरे इतने एक्सपीरियंस नहीं था। जो मेरा मुखालिफ था हाँ। वो मुझसे काफ़ी साल सीनियर था। अच्छा। लेकिन उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बस मुझ में सिर्फ एक शौक था कि मुझे करना है, हाँ। अपने क्लब को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वो किया, और हालांकि उसको मेरे लेफ्ट सेकंड पड़ा था तो वो डाउन हो गया था, उसको बिल्कुल चक्कर से आ गए थे। हाँ। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिर फाइनल हुई थी, सबसे पहले जब मेरा गोल्ड आया था, हाँ। वो BBSUL यूनिवर्सिटी है लियारी में, अच्छा। वहाँ मेरा गोल्ड आया था और मैं घर जा रहा था, तो हाँ। मुझे कोच ने कहा कि आप रुक जाएं, आप गोल्ड मेडल लेके जाएं। हाँ। तो वो एक लम्हा था कि मुझे पता नहीं था कि मैं गोल्ड जीता हूँ, सही। और कोच ने मुझे रोका। बड़ी कि आप- खुशी होती है जब इस जी, तरह की अल्हम्दुलिल्लाह। अचीवमेंट जो है वो सामने आए। बट Yes. मोहम्मद आप बताएं कि जो लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मिक्स मार्शल आर्ट ऐसा गेम है, उसमें जो है ना बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, लेकिन है मुश्किल गेम हाँ। है। लेकिन ये जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसमें आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता खौफ भी ख़त्म होगा और मिक्स मार्शल आर्ट से लोग और भी इंजॉय करेंगे। हाँ। मैंने भी इस तरह, मैं शुरू में बॉक्सिंग के लिए आया था, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट का कुछ फिर पता शुरू नहीं में था, बॉक्सिंग आपको लगा नहीं ये तो बहुत ज्यादा जो है ना जब- बहुत ज्यादा बहादुरी का काम है। क्योंकि उसमें जो बिल्कुल जो बेसिक मतलब जो इसमें जो अहम रोल करता है ना मिक्स मार्शल आर्ट में, वो है ग्रैपलिंग। मैंने ग्रैपलिंग से स्टार्ट जब लिया था तो मुझे बहुत शौक हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है ना उसको और प्रमोट किया। हाँ। ग्रैपलिंग में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फाइट की थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं मार्शल आर्ट पे आया, मार्शल आर्ट की फाइट वगैरह की, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो है ना प्रमोशन होता गया। फिर इस सही। फर्स्ट फाइट जो मेरा हुआ था ना अफगानिस्तान में, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल फाइट था जो मैंने अफगानिस्तान में? जी जी, क्योंकि अच्छा। वो अफगानिस्तान के फाइटर बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वो लोग,
क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत और माशाल्लाह के एक से एक प्लेयर वहाँ था। अच्छा तो हमने कोशिश की थी वहाँ पर, बस अल्लाह ताला ने अचीवमेंट दी वहाँ पर। सबसे अच्छा पहली माशाल्लाह, फिर आप वहाँ पर भी आप लोग जी जी, जीत वो गए। मेरी सही, फर्स्ट इंटरनेशनल फाइट थी। सही। अच्छा हसन ये बताएं, अभी जो जा रहे हैं आप 4 दिन बाद इंटरनेशनल इवेंट पे जा रहे हैं? ये इंटरनेशनल फाइट है, लेकिन अभी ये डिफेंस कराची में होने जा रही है, जिसमें वर्ल्ड की 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइट डिफेंस कराची जी, में होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ। पाकिस्तान That's बॉक्सिंग really कौंसिल। great. Karachi 8, Yeah. if you want to go, so Yes. you can go there and watch. ये माई जिम वाले इसको वो कर रहे हैं। हाँ। और AB प्रमोशन इनके साथ अटैच है, जो कि पाकिस्तान चले बॉक्सिंग जी, के थ्रू बहुत वर्क सारी कर रहे हैं। बेस्ट विशेस आप दोनों के लिए। Thank you so क्या much. और बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोनों हमारे शो पर आए। चले जी, शो पर यहाँ वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें और बहुत सारे अच्छी पर्सनैलिटी से भी आपको मिलवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं फैमिली बॉन्डिंग की। अच्छा, ये जो फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, ये बेतहाशा ज़रूरी होती है। किसी भी शख्स की ज़िंदगी में उसकी फैमिली अहम किरदार अदा करती है। इनफैक्ट उसकी शख्सियत की, जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी की जो जजमेंट होती है ना, उसकी फैमिली की वजह से होती है। किसी ने कोई बहुत अहम काम करना है तो वो डेफिनेटली ये सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँगा, अपने बहन भाइयों को बताऊँगा या बताऊँगी। तो आपकी जो फैमिली है ना, बेसिकली ये आपकी लाइफ लाइन होती है। ये आपके लिए ऐसी होती है कि आप अपनी हर चीज़ अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं। बड़े बड़े डिसीजन, शादी से लेकर जॉब हो या फिर नुकसान हो या फिर फ़ायदा हो, बिज़नेस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर यही फैमिली आपके साथ सपोर्टिव ना हो, आपके फ़ैसलों में आपका साथ ना दे, या फिर इतना ज़्यादा गैप हो फैमिली के बीच में, वालिदैन के बीच में, बहन भाइयों के बीच में, इतना ज़्यादा जो है जनरेशन गैप हो, टॉकिंग गैप हो या फिर अंडरस्टैंडिंग का गैप हो कि आप जो फ़ैसला करें वो फ़ैसला आपके अगेंस्ट चला जाए, ना फैमिली अंडरस्टैंड कर सके ना आप अंडरस्टैंड कर सकें, उनके रूल्स आपको ना समझ में आए, आपके रूल्स उनको ना समझ में आए, तो फिर यहाँ पर क्लैश होता है। और ये क्लैश जो है कभी कभी सामने आता है गैरत के नाम पर, कत्ल की सूरत में। ये क्लैश जो है सामने आता है कि किसी ने किसी से बदला लेने के लिए किसी के बच्चे को अगवा किया और ज़्यादती कर दी, और उसके बाद उसको ढूंढा भी और पता चला कि ज़्यादती करने वाला शख्स बच्चे का सगा चचा निकला और अगवा करने वाले लोग सगे रिश्तेदार निकले। ख़ानदानी तनाज़ात, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं फैमिली बॉन्डिंग ना होने की वजह से होती हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो मरियम फैसल अमीन है, वेलबींग कोच हैं, और हमारे साथ जो है वो सरवत मौजूद हैं। सरवत मैम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, कहाँ थी आप? बहुत अरसे से आप गायब थी और बहुत दिनों बाद जो है वो आज मरियम हमारे शो पे आई हैं, तो आज हमने बड़ी ढेर सारी बातें भी करनी है और टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। जी मरियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और जैसे आपने ये सारा इंट्रोडक्शन में भी कहा, हाँ। इट इज़ गेटिंग वर्स बिकॉज हम गैजेट में फंस गए हैं। हाँ, गैजेट में फंस गए, हमें लगता है जी एक इमोजी भेज देंगे, आई लव यू, एक हार्ट भेज देंगे तो वो बॉन्डिंग हो रही है। हाँ। वो बॉन्डिंग नहीं हो रही है, डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं। और जैसे आपने कहा ना कि डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारे अंदर ट्रस्ट तो है नहीं। हाँ। देयर इज नो कम्युनिकेशन। Right. रिलेशनशिप बनता ही है ट्रस्ट से, कम्युनिकेशन से। सही। तो माँ बाप और बच्चों में ट्रस्ट नहीं रहा, कम्युनिकेशन नहीं रहा, कम्युनिकेट नहीं करते तो वो कहीं तीसरे वाले शख्स से करते हैं बाहर से, जो उनको बाहर से। समझते हैं। सही, बिल्कुल, इस वजह से हाँ। भी फासले बढ़ गए हैं और मसले मसाइल बढ़ गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो अगवा हो जाते हैं और जो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी इसी वजह से है कि हम अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करते। हम नौकरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हम आउटसाइडर को ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल जब सही कह ट्रस्ट रही हैं। बॉन्डिंग ही नहीं है हाँ। आपके आपस में, जो आपस आपके में। शरई रिश्तों में, आपके महरम रिश्तों में, तो फिर चीज़ें तो बहुत गड़बड़ हो रही हैं। चीज़ें बिगड़ रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें ना कि जिस तरीके से हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का बच्चों से जो है बहुत अच्छा रिश्ता हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहीं आप देखें कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। चलिए जी, अगर हम बलूचिस्तान की साइड को कोड करते हैं जहाँ से डिगारी से एक और वाक़या सामने आया, फिर ऐसा नहीं, कराची में भी इस तरह के कई वाक़यात होते हैं। सिटी डेवलप हो या अनडेवलप हो, जहाँ पर भी कम्युनिकेशन लैक करेगा पेरेंट्स के और बच्चे के दरमियान, या फिर भाई या बहन के दरमियान, या फिर ख़ानदान वालों के दरमियान, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी होंगी। कितना ज़रूरी है लोगों को आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और बड़े से बड़े मसले को बैठ के सुलझा लेना या बात करके ख़त्म कर देना। जी, आपने बड़ी अच्छी फाउंडेशन सेट की और मरियम की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जी, जी। कि देखिए, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमारे सामने हैं, हाईलाइट हो रहे हैं जी। लेकिन इसमें एक साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है, सोशल फैक्टर तो है ही, और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है उससे बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी, जैसे कम्युनिकेशन की बात हुई, कम्युनिकेशन नहीं है, वो उसकी भी बहुत सारे वजूहात हैं। सही। लेकिन जो जनरेशन गैप का आपने जिक्र किया, जनरेशन गैप इज़ अ होल साइंस।
हम सिर्फ समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स दूसरी जनरेशन के, मैं किसी जनरेशन की हूँ, मेरे बच्चे किसी जनरेशन के। ऐसे जैसे मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन हमारे घर में 4 जनरेशन हैं। हाँ। तो माई हस्बैंड बिलोंग्स टू अनदर जनरेशन, क्योंकि हर 14 ईयर्स में जनरेशन चेंज हो जाती है। मेरा और उनका भले 5-6 साल का फर्क हो, बट वी आर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन, तो हमारे सोचने के अंदाज अलग होंगे, तो पेरेंटिंग के अंदाज फर्क होंगे। तो अगर हमारे दरमियान ही कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू हल हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कि मैं ये सोच रही हूँ, वो मुझे बताएंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ, तो हम कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। इसी तरह जो मेरे बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, दे आर जेन जी, बट मेरा जो छोटा बेटा है, ही इज जेन अल्फा। तो अगर हम उनके ख्यालात को, ये बच्चे कोविड से गुजरे हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, उनके चैलेंजेस हमारे चैलेंजेस से बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर हम इस वक्त चाहेंगे कि मैं स्कूल का इतनी देर होमवर्क करती थी, मैं तो इतने घंटे कुरान शरीफ पढ़ती थी, मैं तो छुट्टियां अपनी ऐसे गुजारती थी, आपको भी यही करना चाहिए, और आप पिछली मेरी जनरेशन के सारे रूल्स को फॉलो करें, बल्कि 2 जनरेशन पीछे, तो ये चीज़ें उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। इससे फिर जाहिर है बच्चे बात करना छोड़ देते हैं, तो पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं, और फिर जाहिर है वही सबके अपने अपने कोई ना कोई बन जाते हैं ग्रुप्स, और लोग वहीं पर बात। अच्छा, ये बताएं कि कितना ज़रूरी है सरवत, ये फैमिली के अंदर ये चीज़ को इंडोर्स करना, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कि आपके बच्चे अगर गलती भी कर देते हैं तो आप उनको इतना अच्छा ग्रो अप करें, इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखें कि वो आके एक्सेप्ट कर सकें कि ओके फाइन, मुझसे ये गलत हो गया, या मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं करना चाहती हूँ। कितना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो इतनी स्पेस दें बच्चों को। बहुत ज़रूरी तो बहुत है। आई थिंक वी ऑल, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब अग्री करेंगे, जितने लोग हमें देख रहे हैं वो सब अग्री करेंगे कि ज़रूरी तो है, लेकिन कैसे किया जाए। देखिए, जिस पेरेंट का हाथ उठ जाता है ना बच्चे पे, उसका कभी भी मकसद नहीं होता, वो उसको अपने बच्चे से नफरत थोड़ी होती है कि उसको मारेगा। देखिए, हमें ना नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस आती ही नहीं है। सही, हमें तो वायलेंस ही आता है ना, कि अगर बच्चे ने कुछ गलत किया तो एक थप्पड़ लगाओ तो वो सुधर जाएगा। तो जब हमें तरीका ही है आता है, शायद हमें भी थप्पड़ पड़ा था और हमने कुछ करेक्शन की थी, तो लेकिन अब दुनिया बदल रही है ना, और हमें बहुत सारी जो नॉलेज है वो अब इट्स एट आवर फिंगर टिप्स। तो हमें, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को सीखें कि नॉन वायलेंट तरीके भी हैं। इसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे अपने अंदर क्या चल रहा है, हमारे अपने अंदर, ठीक है, हमने खुद जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब किया हुआ है ना, हमें उनको पहले अनडू करना पड़ेगा अपने अंदर से। कि मेरा, जब मुझे पता है कि ये एक थप्पड़ लगाने से हो रही है चीज़, तो ये एक वायलेंट तरीका है इस चीज़ को करने का, देयर इज अनदर वे, लेकिन मुझसे नहीं रुका जा रहा। बच्चे का कसूर नहीं है। बच्चा देखिए, चाहे वो अभी 8 साल का है या 18 साल का है, बच्चा तो अभी बड़ा हो रहा है ना, वो गलती करेगा, आप उसको सही बात बताएंगे तभी वो सीखेगा। आप एक मैच्योर इंसान है, आपके एक्शन में फ़र्क होना चाहिए, बच्चे से फ़र्क होना चाहिए, है ना। तो अब हम जब ये चीज़ देखेंगे कि देखें बच्चे ने गलती कर दी है, नाउ आई हैव टू करेक्ट। अगर मैं 4 दफ़ा बता चुकी हूँ और फिर बच्चा गलती कर रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा फर्म हो सकती हूँ, लेकिन पहली दफ़ा में हाथ उठा देना या हार्श हो जाना, या बिल्कुल ऐसा हो जाना कि आप, यानी अगर इवन शादी की जैसे आप बात करें कि ऑनर किलिंग पे लोग आ जाते हैं, देखिए कम्युनिकेशन तो हमेशा ओपन होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे एक मैं तो कहती हूँ कि स्पिरिचुअल भी हमारी एक ग्रोथ में कमी होती है, कि एक लड़के को और एक लड़की को एक एज के बाद आके शादी करने का हक है। तो अगर वो अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं, तो आप उस पर क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? तो यू नीड टू लुक इनटू योरसेल्फ कि आप क्यों ऑफेंड हो रहे हैं। मेजॉरिटी रीजंस में, क्योंकि हम थेरेपी करते हैं, यू नो, हमारा बहुत डीप लोगों के साथ कनेक्शन होता है। आप यकीन करें, लोगों के ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे एक माँ क्यों अपनी बेटी को नहीं अलाउ करे कि वो अपनी पसंद से शादी करे, क्योंकि उसको वो हक नहीं मिला था, एंड शी हैज अ रिजेंटमेंट फ्रॉम हर पास्ट। ये बहुत अच्छी बात की कि भाई अगर कोई वालदा है तो वो अपनी बेटी की शादी जो है वो इस वजह से उसकी मर्जी से नहीं होने दे रही कि उनकी भी नहीं हुई थी, तो ये तो फिर एक तरीके से हिडन रिवेंज हो गया ना, कि भाई मेरे आगे वाली जनरेशन भी ऐसे ही चलेंगे जैसे हम चले थे। तो बात सारी ये है कि दुनिया, और ये अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ऑब्वियसली इंटेंशनली नहीं है, लेकिन ये अनकॉन्शियस होता है, माइंड में कहीं होता है कि जी ठीक है, हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, तो फिर अब इस तरीके से हम आगे जनरेशन पे भी यही चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि सूरत हाल ना, लोगों ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी आसान ज़िंदगियों को लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया है। मतलब एक सिंपल सा रूल है कि आप वालिदैन के साथ रहते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनसे प्यार करेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए खैर बरकत देगा। और वालिदैन के लिए भी यही है कि आप औलाद को जो है वो एहसान से पालें और प्यार दें और तरबियत सिखाएं। अब क्या होता है कि तरबियत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि कल्चर सिस्टम के साथ अटैच हो जाती हैं, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तरबियत अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम दे रहे हैं, अपने दीन के मुताबिक दे रहे हैं, तो यकीन करें दुनिया के मुताबिक दे
दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा दीन है ना वो इस तरह से है कि वो आप उसकी जो भी बात, उसकी खूबसूरती है कि आप उसकी जो भी बात स्टडी करेंगे या अप्लाई करेंगे ना, वो आपको दुनिया में कामयाब कर देगी। चलिए जी, इस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि तरबियत का कितना ज़्यादा किरदार होता है फैमिली बॉन्डिंग के अंदर, और पेरेंट्स जो है जिस तरीके से प्यार से, मोहब्बत से अपनी औलाद को जो है ग्रो अप करते हैं, तरबियत देते हैं, वहीं पर जब कल्चर सिस्टम आ जाता है ना और वो ये बताते हैं कि हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप जब तरबियत दे रहे होते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू दीन, अकॉर्डिंग टू आपकी जो रिवायत होती है उसके मुताबिक दे रहे होते हैं। जब आप कल्चर सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो वो कहीं पर कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। ठीक है, आपको उस कल्चर को भी अडेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उस रिवायत में या मखसूस तबके में जो ख़ानदानी रिवायत होती है ना, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, कल्चर भी तो हम ही ने बनाया है। हाँ, कल्चर इज सोसाइटी बनाती है ना, कम्युनिटीज़ बनाती है। तो जब हम जैसे जैसे एक डिफरेंट जैसे जनरेशन चेंज हो रही हैं, हम गैजेट वर्ल्ड में आ गए कि नहीं, तो व्हाई कांट वी चेंज द कल्चर। हाँ, जहाँ इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, हमें फॉलो करना चाहिए, जो नहीं अच्छी हैं या हमारे वक्त के हिसाब से नहीं है, वी कैन चेंज इट। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इस्लाम इज़ एक्चुअली द बेस्ट गाइडेंस। यस, and if we and actually the world is going according to that, हम इसको believe नहीं कर रहे हैं, accept, actually word is accept नहीं कर रहे हैं। और जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे कि बाहर के, जैसे इंग्लैंड भी, अभी सरवत ने भी कहा कि बहुत कंजर्वेटिव किस्म की कंट्री थी, वो हर चीज़ ढकती, तो क्या वो हमारा इस्लाम ये नहीं कहता? मतलब हम जो है कहते हैं हम फॉलो कर रहे हैं वेस्ट को, तो वेस्ट में भी तो बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, तो वाई इज दैट वी आर फॉलोइंग ऑल द बैड थिंग्स, ऑल द नेगेटिव थिंग्स? तो वेयर इट कम्स, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की कमी रह गई है। जैसे वालिदैन भी हैं, पेरेंटिंग पे हमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है? जैसे अभी सरवत ने कहा, उसी बात को मैं लेके कहूँगी कि अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए ना, कि अगर बच्चे से हम कुछ सीख रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं है। क्या हम बच्चे के पास नहीं जाके कहते मोबाइल का ये आप समझ नहीं आ रहा बता दो, तो ये हम उससे पूछ रहे हैं ना, तो व्हाई कांट वी चेंज? Why can't we give the freedom of choice to the children? अच्छा, आपको क्या लगता है इसकी मेन वजह, इसका मेन कॉज क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं और बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोज करते हैं कि भाई हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता, मेरे भाई ने ऐसा किया था या मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ था, अगर मैंने अपनी बहन की पसंद की शादी नहीं की तो मैं अपनी बेटी की पसंद की शादी भी नहीं करूँगा, मेरे भाई क्या कहेंगे, या आगे और जो जनरेशन है या पीछे उनके जो ग्रेट ग्रैंड्स हैं वो क्या कहेंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फैमिलीज़ में आती हैं, जनरेशन गैप होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? क्या करना चाहिए पेरेंट्स को अगर वो कल्चर सिस्टम का हिस्सा हैं तो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? दे आर नॉट लिविंग योर लाइफ, दे आर नॉट पेइंग योर बिल्स, राइट, दे आर नॉट गिविंग योर एजुकेशन फीस फॉर योर चिल्ड्रन। तो अगर आप यही सोचते रह गए कि दुनिया क्या कहेगी, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया ही आपको कह रही है ये करो ये करो ये करो। तो जैसे मैंने कहा, चेंज इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ चेंज की ज़रूरत है। तो एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रस्टिंग योर ओन सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन, गिविंग द फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चे को बोलने ही नहीं देंगे, उसकी चॉइस को आप सामने ही रखेंगे और यही कहते रहेंगे कि देखो फलाना ने ये किया था, अब हम यही कहते हैं ना, कंपैरिजन भी तो नेगेटिव उसमें चला जाता है ना, जहाँ बहुत सारे उसमें अच्छी चीज़ में भी बुरे नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव चीज़ में तो नेगेटिव ही हो जाता है आपकी, इवन बिटवीन सिबलिंग्स। देखो तुम्हारे बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने ये कर लिया, वो डॉक्टर बन गई या उसका फलाना हो गया, तुमने भी यही करना है। वाई? जरूरी तो नहीं है डॉक्टर बनना है। हर इंसान से अलग है और हर इंसान के चॉइसेस, हर इंसान की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो अलग हैं, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। और जहाँ तक चॉइसेस की बात होती है ना, तो चॉइसेस चेंज होती है। उसकी रीज़न ये है कि आप जिस तरह से ग्रो अप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उस तरह से आपको चीज़ें पता लग रही होती है और आपको पता होता है कि अच्छा यार पहले तो आई वाज लिटिल फूल, मैं तो पहले ऐसा नहीं सोचता था, बट अब मेरे सोचने का नजरिया अलग है। बिल्कुल। तो ये आपको मैच्योरिटी के साथ चीज़ें पता लग रही होती है। और पेरेंट्स जो है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड। बच्चा जब बड़ा होता है उनको समझ आ जाती है कि वो बच्चा का रुझान किस तरफ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बच्चे की समझ ही नहीं आ रही है। वो एक्सप्लेन करेगा, साइलेंस में भी करेगा, अपने
पूरे बॉडी से भी करेगा, फिजिकली भी शो करेगा, इमोशनली भी शो करेगा। इट इज़ अप टू द पेरेंट्स हाउ दे अंडरस्टैंड द चाइल्ड। और आप उसको ये दे रहे हैं, वो स्पेस, सेफ स्पेस दे रहे हैं कि आपसे वो बात कर सके और आपको ये तो पेरेंटिंग की बात हो गई। मरियम, जो रिश्तेदार हैं, जो बाकी जो कजन्स हैं या चचा हैं या बाकी इस तरह के करीबी रिश्तेदार हैं, उनको क्या होता है कि कुछ फैमिली से प्रॉब्लम होती है, और जहाँ पर हम फैमिली बॉन्डिंग की बात करें ना, तो अगर भाई की भाई से बॉन्डिंग नहीं है तो डेफिनेटली फिर बच्चों से भी बॉन्डिंग नहीं हो। तो इस तरह के मामलात में लोग इतनी जहनी पस्ती का शिकार क्यों हो जाते हैं कि वो किसी के बच्चों के साथ गलत करना शुरू कर देते हैं, उनका अगवा कर लेते हैं, उनके लिए प्लान करते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे करते हैं जिससे उस फैमिली को नुकसान हो। क्या वाकई इतनी सफाकी क्यों है? मतलब लोग क्या वाकई जायदाद के लिए, अपने मुफाद के लिए किसी के बच्चों को जो है वो दाव पे लगा देते हैं? बचपन को तो पता है। हाँ ठीक है सर, जी सर, थोड़ी सी एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगी कि देखिए जो कल्चर है ना वो कई जगह पे कल्चर और सकाफत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपको एक फाउंडेशन, एक बेस दे देती है। तो जैसे अगर हमारी सकाफत में हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ शामिल हैं, हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ शामिल हैं, या पीछे से एक चीज़ चलती आ रही है जो हमारी जनरेशन ने की है और वो यूज़फुल थी, मतलब इवन जैसे अगर ये है कि अरेंज मैरिज का एक सिस्टम था पहले, बहुत कामयाब सिस्टम था, बहुत अच्छी शादियाँ चलती थी और सारी चीज़ें थी। लेकिन जब एक वक्त आया कि अब लड़कियां भी यूनिवर्सिटी जाती हैं, एक जब उनकी शादी की एज होती है, अब वो लोगों के किसी के साथ अगर उनका अंडरस्टैंडिंग हो गई तो द राइट वे इज़ कि अब इसके बारे में सोचा जाए कि एक शऊर रखने वाली लड़की अगर अपनी पसंद की शादी करने की बात करी है, या एक शऊर रखता है वो लड़का और वो खुद किसी का नाम ले रहा है कि मुझे मेरी से शादी और शादी करने के लिए कह रहा है, तो फिर पेरेंट्स को रिकलेक्ट करना चाहिए उस चीज़ को कि हाँ सही, पिछली जनरेशन में हम इसी तरह करते थे, लेकिन अब एजुकेशन के ट्रेंड्स भी चेंज हुए हैं, हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं। फैमिलीज ना अलग अलग होती हैं। जी जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इतना शऊर है कि लोग इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं ठीक है आप पसंद की शादी करते हैं, लेकिन हम ये बात करें सर्टन काइंड ऑफ कल्चर और सर्टन काइंड ऑफ फैमिलीज जो होती है ना वहाँ पर, कि वहाँ पर लोग जहनी पस्ती का शिकार होते हैं, वहाँ पर लोग हर चीज़ को अना से रिलेट करते हैं, अपने कल्चर सिस्टम से रिलेट करते हैं कि जी फला टाइम पर ये हुआ था तो अब वही सारी चीज़ें चलेंगी। तो मैं जो आपसे पूछ रही थी ना कि इतनी सफाकी, इतनी शिद्दत पसंदी लोग कहाँ से ले आते हैं कि वो अपने सगे ख़ानदान के अंदर अपने सगे बहन भाइयों के बच्चों के साथ, उनकी बेटियों के साथ उनको अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। अगर ये काम वो खुद नहीं भी कर पाते ना तो किसी को कह देते हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो सकेगा, तो आप ये किसी के लिए कर लें। तो ये इतनी बैड इंटेंशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवेंज, फॉर द सेक ऑफ जेलसी या फिर किसी किस्म का लालच क्यों इतना आगे बढ़? अच्छा देखिए, ये भी ना इंसानी ट्रेट है। हम सब जितने इंसान है ना, हम सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। तो लेकिन बात ये होती है कि आप किस चीज़ को ब्रीड कर रहे हैं, अपनी किस चीज़ को आप फीड कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ों को फीड करेंगे तो आप देखिए, जेलसी इज़ अ नेचुरल इमोशन, जैसे एंगर इज़ अ नेचुरल इमोशन, एक नेचुरल फीलिंग है, आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप क्या गुस्से में आके ऐसे कदम ले लेंगे कि लोगों का नुकसान हो जाए या किसी बड़े से बदतमीजी हो जाए या किसी छोटे को आप हाथ उठा दें। तो बात ये होती है कि अब अपने गुस्से को कैसे कंटेन करना है वो आपके ऊपर। इसी तरह जो जेलसी है, अगर आप जेलसी को बढ़ाएंगे, उसको फीड करेंगे, तो वो इस लेवल तक आ जाएगी कि फिर आप क्राइम करने पे भी ना रुकेंगे नहीं। सही, so it is about some self also control. depends on their upbringing also. Childhood trauma भी is another problem, because जब आप बच्चों को ये भी देखना होता है ना, where are they coming from, क्योंकि अक्सर आप देखें बचपन में कोई ना कोई ज्यादती आपके साथ हुई होती है जो वो रिवेंज ले रहा होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका बचपन में क्या हुआ था, उसके साथ क्या ज्यादतियां हुई थी, उसके साथ क्या जेलस फैक्टर्स थे, क्या रिवेंज था, उसके साथ क्या हुआ था। तो वो जो आप सरबत कह रही है ना कि नेगेटिव और वो आप फीड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर बचपन से क्या फीड हो रहा है कि वो एंगर है, रेजेंटमेंट है, और वो जो रिवेंज है कि मैं अब बड़ा हो के मैंने ये करना है मेरे साथ जो हुआ। और ये रियल भी हो सकती है और परसीव भी हो सकती है कि असल में उसके साथ नहीं किया गया कोई भेदभाव, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा किया। अब देखिए भाई बहनों में अक्सर हो रहा होता है, बहनें कई दफा फील कर रही होती हैं फैमिली में कि हमें कमतर समझा जाता है। हाँ बिल्कुल, जायदाद में बहनों को हिस्सा नहीं दे रहे होते, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। कई दफा भाइयों को लग रहा होता है कि हमारा वो स्टेटस नहीं है जो बहनों के साथ किया जा रहा है। तो कई दफ़ा इस तरह की रिजेंटमेंट्स आपको फिर आपके एक्शंस में नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका बेहतरीन हल क्या आपको लगता है? तरबियत की कमी है, समाजी ताल्लुक में कमी है कि लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या फिर कम इल्मी है, क्या तालीम की कमी है? अब जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, जो इकोनॉमी हमारी जो इतनी ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गई है, पहले ख़वातीन मदर्स घर में रहती थी,
हाँ। यू नो 0 वूम से 7 ईयर्स तक माँ के साथ बच्चा होता था, उसकी अपब्रिंगिंग होती थी, उसका वो बच्चे वो जनरेशन डिफरेंट थे। हाँ। अब क्योंकि मियाँ बीवी दोनों को काम करना होता है, हाँ। बच्चे को 2 साल की उम्र में स्कूल में दे दिया जाता है, रोता पीटता बेचारा बच्चा बच्ची जाती है, तो अब वो जो बॉन्डिंग है वो नहीं रही, अपब्रिंगिंग भी नहीं, मेड्स के साथ पल रहे हैं या अगर दादा दादी के साथ भी, तो वो दादा दादी वो गैप इतना है कि वो उस तरह से उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। तो देयर इज दिस गैप कि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों टाइम नहीं दे पा रहे, दोनों शाम में आ रहे हैं या दोपहर में आ रहे हैं शाम में, और वो थके हुए आ रहे हैं, फिर वो किचन भी देखना है, फिर वो सास ससुराल को भी देखना है, फिर बच्चों को भी देखना है, होमवर्क भी देखना है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, इट्स नॉट जस्ट वन एलिमेंट, देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एक चीज मेरी मैं ऐड करूंगी कि हो ये रहा है कि जैसे अगर हस्बैंड और वाइफ डिवाइड कर लेते थे ना, कि हस्बैंड कमा रहा है, बीवी बच्चे पाल रही है, और ये इट वाज अ ब्यूटीफुल डिवीजन कि कुछ टाइम जो है अगर ये कर लिया जाए तो आई थिंक इट कैन रियली बी अ गिफ्ट टू योर जनरेशन। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि हम बाय ऑब्जर्वेशन सीखते हैं अपनी फैमिलीज में, जैसे अगर किसी बीमार की आदत करने जाना, ये हमें कोई लिख के नहीं बताता कि जी बेटा आज हम ये तख्ती पढ़ेंगे कि कोई बीमार होता है तो वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ फल लेकर जाते हैं, ये कोई लिख सिखाता नहीं है। बस होता है पुप्पी बीमार हुई, हम सब उनको देखने गए, अम्मी ने रास्ते से फल खरीदे, अब्बू ने ये किया, तो ये जब वहाँ जाके कैसे बात की। आपकी जो तरबियत है ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि तरबियत क्या है। तरबियत अगर आपने अच्छी की हुई है, बॉन्डिंग आपने अच्छी रखी हुई है अपने बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, तो बहुत सारे ऐसे नुकसानात, बहुत सारे ऐसे हादसात, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट से आप बच जाते हैं, जिसका जिक्र हम आए दिन आए रोज़ सुनते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ को जो है अगवा कर लिया, फ़लाँ का प्रॉपर्टी का झगड़ा था, फ़लाँ की लाश घर से मिली, या फिर पेरेंट्स नाराज़ थे, या वॉटेवर। तो बॉन्डिंग से रहें और अपनी फैमिली को जो है वो जेलअप करके रहें, एक दूसरे से जो भी आपके ख़ानदानी तनाज़ात होते हैं उनको ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया सरवत, आप लोग हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरी शादी को। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, अब इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। डेफिनेटली ये बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी भी है कि इसके ऊपर बात की जाए। टॉपिक है जी दूसरी शादी। अब सवाल ये कि दूसरी शादी करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या रीज़न्स होती हैं, क्या वजूहत होती हैं, और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मैच मेकर मिसेज़ अली मौजूद हैं, जो कि दूसरीबीवी.com भी रन कर रही हैं, और इनके साथ जो हैं वो बैरिस्टर हसन खान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्योंकि खुद मैच मेकर हैं और आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि दूसरी शादी के हवाले से बात करते हैं, तो मुस्कान, दूसरी शादी करना क्यों ज़रूरी होता है? दूसरी शादी के लिए जो लोग आते हैं वो आपसे क्या कहते हैं और क्या वजूहात होती हैं वो जो आपको बताते हैं? दूसरी बीवी पे जो नॉर्मली लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि दूसरीबीवी.com एक ऐसा डिवीज़न है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सेकंड मैरिज लोगों को प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं वो नॉट एलिजिबल ज़्यादा आते हैं। उसमें से हमारी कंसिडरेशन जिनको सर्विसेज देने की होती है उसका रेशो बहुत कम होता है, जिसमें हम उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड देखते हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल देखते हैं, उनका एज ब्रैकेट लेते हैं, और फिर वो किस तरीके से अपनी दूसरी बीवी को कंसीडर करें, या उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, या उनकी रिक्वायरमेंट्स के भी क्या ब्रैकेट्स हैं। क्योंकि लोग जब आते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर हमारे 3 बच्चे हैं और अगर हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो हमें सिंगल लड़की मिलेगी जो 20, 21, 22, 23 साल की होगी, और उस तरीके से हम जो है वो उसको या तो उसकी अम्मी के घर पे रख लेंगे या उसको एक छोटा सा अपार्टमेंट लेकर दे देंगे, और हमारी जो है वो 20,000 में वो लड़की अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती है। सही। लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चीज़ से रिलेटेड ऐसे ही हैं, जब भी वो निकल के आते हैं कि अगर हम लाख रुपये भी कमा रहे हैं तो शायद हम एलिजिबल हैं दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, और लोगों का रेशो इसमें बहुत कम है, क्योंकि शायद लोगों की ज़रूरियात कह लें या उनकी फैंटेसी और एक्साइटमेंट कह लें, ये चीज़ है तो बहुत, लेकिन अगर इसमें हम कंसिडरेशन की बात करें तो ख़वातीन भी जब एक बंदे को इस तरीके से कंसिडर करती हैं तो वो भी प्लस माइनस देखती हैं, जिसकी वजह से हमारी कंसिडरेशन में रेशो जो है वो इस तरीके के मर्द हजरात का कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो ये क्या मतलब इन जनरल क्या आपके पास जब आते हैं क्लाइंट्स, ये तो आपने बता दिया कि ठीक है ये आपकी कंसिडरेशन होती है, लेकिन जब आपके पास आ रहे होते हैं लोग
और मोस्टली लोग बताते हैं अपनी वजूहात, तो क्या बता रहे होते हैं उन वजूहात में वो? वजूहात जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं नॉर्मली लोग जब आते हैं हमारे पास, तो उसमें ये होता है कि या तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है कपल्स में अपनी, अच्छा, कि बन नहीं रही होती, या दूसरे ये कह लें कि बीवी का टाइम ना देना शौहर को, बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व है या अपने फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व है, या सोशलाइज ज़्यादा है बीवी, तो अच्छा। मर्द को वहाँ पे बहुत ज़्यादा समझें कि फील होता है कि यार मैं तो अकेला रह गया हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। तीसरी वजूहात ये होती है कि अगर कोई मर्द है जो साहिब औलाद नहीं है, जस्ट ड्यू टू हर वाइफ, अच्छा, अगर उसकी बीवी में कोई ऐसा इशू है जिससे वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, हाँ। तो औलाद की हैसियत से वो दूसरी शादी के जो फैसला है उसको लेने चाहते हैं। सही। इस तरीके के 3-4 मेन इश्यूज हैं जिनको हमारी सोसाइटी भी प्रमोट करती है, और ये ज्यादातर लाजमी है। फोकस्ड होके लोग ये बात कर रहे होते हैं ना कि पसंद की शादी हमारी, तो ये अब arrange ये marriage, ये चौथी वजह कह लें आप कि हमारी जो है वो शादी हमारे पेरेंट्स ने करा दी थी, या कजन मैरिज थी, या फोर्स्ड मैरिज थी। सही। अब हम जो करना चाह रहे हैं दूसरी वो अपनी पसंद से करना चाह रहे हैं, तो चौथी वजह ये हो सकती है। सही। बाकी जो वजूहात में लोग आते हैं कि जी हमारी अभी तो बीवी नाराज़ हुई हुई है, घर बैठी है जाके, तो हमने सोचा कर लें, ठीक है। अच्छा। या अभी हम तो ये सोच रहे हैं कि दूसरी बीवी आए तो हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे, या हम घर दामाद रहना चाह रहे हैं। अब वो बाकी इस तरीके के केसेस होते हैं जिनको हमारे लिए कंसिडर करना बहुत मुश्किल है, सही। हम नहीं कर पाते उनको कंसिडर। उनको आप कंसिडर नहीं कर पाते। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि ये जो सेकंड मैरिज है, आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी आते होंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी आती होंगी, इश्यूज भी आते होंगे कि भाई वो ये बताते होंगे कि भाई हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। अभी जिस तरीके से मिसेस अली ने डिटेल बताई कि भाई ये वजूहात लेकर लोग आते हैं कि पसंद की शादी, पहली वाली शादी जो पसंद की शादी नहीं थी, या फिर बीवी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर औलाद के इश्यूज हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जितने भी लोग आ रहे होते हैं इनके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और आप इनसे कैसे डील आउट कर रहे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर मॉर्निंग शो। जी। अच्छा देखिए, बात ये है कि 4 शादियां तो दीन में भी उसकी इजाज़त है जी। और दीन में ये इजाज़त है कि शौहर बीवी को बता सकता है, पूछ नहीं सकता। अच्छा। 4 वाइफ्स रखने के लिए सही। सूरे निसा का चैप्टर नंबर 4 हाँ। की वर्स नंबर 3 और 129 अगर आप पढ़ें तो उसमें ये है कि आप हर मर्द जो मुसलमान है वो 4 शादियां कर सकता है, बट सब्जेक्टेड टू, उसकी एक कंडीशन है कि वो चारों के बीच में इक्विटी रखेगा, Justice, इक्वालिटी रखेगा, जस्टिस रखेगा, और सबसे बड़ी बात जो मेंटेन करना है एज पर दी मैट्रिमोनियल लाइफ, उसको फुलफिल करेगा कि चारों बीवियों का नान नक्फा जो होता है, हाँ। जो मेंटेनेंस जिसको कह लें जी। आप, वो पूरी करेगा। अब हमारे पास बहुत से फैमिली केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर जो विक्टिम्स होती हैं ज़्यादातर, हाँ। बल्कि ज़्यादा करके तकरीबन यूनानिमस जो विक्टिम्स होती हैं हाँ। वो लेडीज होती हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि शौहर ने एक पहली बीवी को नहीं बताया कि उसने दूसरी शादी की हुई है, अच्छा। दूसरी बीवी को नहीं बताया हुआ कि उसने तीसरी शादी की हुई है, और तीसरी को नहीं मालूम कि उसने चौथी शादी की हुई। तो मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने अपना केस लेकर मेरे पास आई, उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी करी थी, उनकी भी पहली शादी हो गई थी, हस्बैंड की डेथ जी, हो गई जी। थी, तो आफ्टर इद्दत पीरियड जी जी। उनकी शादी हुई। हाँ। शादी होने के बाद वो हस्बैंड उनके घर पे कभी कभी आते थे विजिट करने के लिए सेकंड वाइफ के पास अपनी, फिर उनसे गोल्ड के जो सोना जो होता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स ले गई कि मैं अपना एक घर बना रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग यहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे रेंट के घर से, और उसके लिए इतने पैसे चाहिए। वक्तन फवक्तन वो उनको पैसे देती रही। अब पैसे देने के बाद, जैसे कि मैडम ने बात कही ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लड़की की देख लेते हैं सेकंड मैरिज में कि कोई घर दामाद बन जाए, सही। तो वो पैसे लेकर गायब हुआ। गायब होने के बाद वही अपनी वाइफ से ही पैसे लेके जी वो जी मतलब? अपनी अच्छा। सेकंड वाइफ से पैसे Second लेके wife से, गायब हाँ, हुआ। हाँ। अब और जो फर्स्ट वाइफ थी उनका ये कहा हुआ था ये मेरी कजन है, मैं इनके साथ ज्वाइंट, मतलब कि फैमिली जो है मेरी इनके साथ सेटल है, तो मैं इनके साथ रहता हूँ। अच्छा। अब जब उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू करा, थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो मालूम हुआ हाँ। कि चारों वाइफ्स को उन्होंने एक दूसरे का धोखा दे देकर 4 शादियां की हुई थी। ओह गॉड। अच्छा, सेम यही कंडीशन मेरे पास आपकी जो मीडिया इंडस्ट्री है, यहाँ से भी बड़े केसेस ऐसे मेरे पास अच्छा, आते हैं। सही। कुछ
वो होते हैं जो लेडीज मेरे पास आती हैं कि उनके साथ भी सेम सीन होता है कि उनके हस्बैंड्स, ये मीडिया इंडस्ट्री से रिनाउंड लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, उनके हस्बैंड जो हैं उनसे शादी तो कर लेते हैं, शादी करके मेंटेन नहीं करते, उनके बच्चों को पूछते नहीं, और जब वो रिवील्ड होते हैं फैक्ट्स तो पता लगता है कि उनकी एक शादी और हुई पहले से मौजूद है एक शादी। सही। और फिर वो अपनी मेंटेनेंस क्लेम करवाते हैं पास कि भाई 10 सालों की मेंटेनेंस क्लेम करें। अच्छा, इसके अंदर बड़ा एक फैक्टर क्या है? फैक्टर ये है कि शादी करने के साथ साथ ना वो उनको डाइवोर्स देते जी, और जब वो खुला के लिए औरत कोर्ट को अप्रोच करती है तो ना ही खुला के अंदर वो अपीयर होते हैं, क्योंकि देखिए खुला का ये है शरई के खुला मांग रही है औरत, इख्तियार नहीं है औरत के पास, जबकि डाइवोर्स का इख्तियार मर्द के पास मौजूद है 3 दफा प्रोनाउंस करने का, लेकिन ना ही वो खुला देते हैं, ना ही वो मेंटेन करते हैं, और ना ही वो अपनी तरफ से डाइवोर्स डीड के सूरत में उनको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये मसले अब इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, मेजॉरिटी ये मसले, आपको मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे लोगों को फील हो कोई ऐसी जो है एक्सट्रीमिस्ट वाली बात है, बट मेजॉरिटी ये मसले मसाइल कराची के बैकवर्ड एरियाज में बहुत हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए बैकवर्ड एरियाज में क्या है, गैरत के नाम पे कत्ल। सही कि भाई चले हसन भाई गुफ्तगू को ना यहीं से कंटिन्यू करते हैं, और अभी छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं फिर मजीद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है सेकंड मैरिज के हवाले से। हसन भाई, मैं चाहूँगी कि आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करें। तो इसके अंदर फिर ये है कि अच्छा, जो पोश एरियाज हैं उनमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, और उनमें फिर उनको लीगल चीज़ें पता होती हैं, लीगैलिटीज़ पता होती हैं। हमने तो वो केसेस देखे हैं जिसके अंदर जिससे सेकंड मैरिज जिस लड़के से लड़की को करनी है, वो लड़की को लेके खुद आखिरी डेट प्री ट्रायल के खुला में खड़ा हुआ है कि इस लड़की की पहले वाले शौहर से खुला हो तो फिर मैं इससे शादी करूं। तो ऐसे भी केसेस आते हैं जिसके अंदर लड़का जो है वो खुद डेस्परेट होता है, जो उनका जिससे लड़की को सेकंड मैरिज करनी होती है, वो उनको खुद ले जाके खुला का केस फाइल करवाता है। फर्स्ट हस्बैंड कह रहा होता है कि भाई मुझे साथ रहना है, आई वांट टू रिकनसाइल, मेरी वाइफ है और मुझे साथ रहना है। बट जाहिर सी बात है, जब औरत के लिए कहा गया है कि अगर औरत या मर्द दोनों में से किसी की रजामंदी ना हो तो आप डाइवोर्स या खुला क्लेम कर सकते हैं। अब इसके अंदर कानून में बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, एक तो मैंने दीन का हवाला दिया। इस सिचुएशन में फिर आप क्या करते हैं कि जिस तरीके से जो आपने कहा कि जो पहला हस्बैंड है वो कह रहा है कि मुझे साथ रहना है, और जो जिस लड़की ने जिससे दूसरे से बंदे से शादी करनी है तो वो फिर फाइल कर रहे हैं डिवोर्स के लिए, मतलब बिल्कुल ऐसे वो लड़की फिर डिवोर्स फाइल कर रही है। होता ये है कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए इफ द बोथ पर्सन्स हैव डिसाइडेड कि नाउ वी हैव टू टाई इन द मैट्रिमोनियल नॉट, सही, सो उसके अंदर फिर वो लड़का लड़की को मोटिवेट करता है कि आप कोर्ट को अप्रोच करो। ये पोश एरियाज की बात बता रहा हूँ, अच्छा, बड़े बड़े पोश एरियाज की बात बता रहा हूँ कि आप कोर्ट को अप्रोच करें, कोर्ट को अप्रोच करके आप खुला फाइल करें। अच्छा, खुला में होता ये है, मेजॉरिटी जब मामला प्री ट्रायल के ऊपर जाता है, जब लड़का लड़की दोनों को बुलाया जाता है, मियाँ बीवी को, तो जजेस जो काजी या जज बैठे हुए थे वो पूछते हैं कि भाई क्या मामला है, आपको रहना है, टाइम गेन करना है। अगर लड़की बोल दे भाई मुझे नहीं रहना, ये मुझे मारता है या मुझे टाइम नहीं देता है और मुझे नहीं रहना, आई वांट टू जस्ट पार्ट माय वेज ना, सो उसके ऊपर फिर ये वाली एप्लीकेबिलिटी आ जाती है कि फिर खुला ग्रांट हो जाती है। अच्छा, अगर सेकंड मैरिज आप बता के कर रहे हैं कानून के मुताबिक, दैट एडमिसिबिलिटी भी उसकी बनती है और उसकी कानून में हैसियत भी बनती है। अगर आपने अपनी फर्स्ट वाइफ को इन्फॉर्म नहीं किया है तो सेक्शन 494 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, अगर इसको मैं थोड़ा सा लेमैन टर्म में बताऊं तो वो ये होता है कि एक्सेप्शन इसमें ये मैरिज खत्म हुई है, फर्स्ट मैरिज अगर आपकी खत्म हुई है, डाइवोर्स या खुला, तो आप सेकंड मैरिज आपके पास, फिर तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू बी ओपन। बट अगर फर्स्ट मैरिज आपकी इंटैक्ट है, उसके रहते हुए विदाउट नोइंग द फर्स्ट वाइफ, इन्फॉर्मिंग द फर्स्ट वाइफ, अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं, एज अ लीगल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, तो फिर आपके ऊपर कैद भी है और आपके ऊपर जो है वो सजा का तयन और 5 लाख रुपए जुर्माने का है। जबकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है। ये तो आपने इसके जो है ना सारे प्रिंसिपल्स बता दिए कि लॉ जो है वो क्या कहता है। मिसेस अली, जिस तरीके से अभी बताया हसन भाई ने कि जो बंदा था उसने पहली जो बीवी थी उसको दूसरी शादी का नहीं बताया, फिर दूसरी जो बीवी थी उसको तीसरी शादी का नहीं बताया,
फिर जो तीसरी बीवी थी उसको चौथी शादी का नहीं बताया, दूसरी इस के तरह जरिए सबको पता लगा कि और- इसकी 4 शादियां और वो जो बाकी दूसरी बीवियों बीवी को। थी उसके थ्रू जो है वो सबको पता लगा कि भाई इस बंदे की 4 शादियां हुई हुई हैं। ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं, जाहिर सी बात है कि हम हमारी चौथी शादी करा दें या तीसरी शादी करा दें, तो आप किस तरीके से इनको किनका असेसमेंट करती हैं, कैसे इनको डील आउट करती हैं, क्या रीज़न लेकर आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम उन 1 या 2 फैमिलीज़ की डिटेल्स पूछते हैं हाँ, कि बंदा वेल सेटल्ड है, क्योंकि देखिए जब फाइनेंशियली हमें स्टेटस बंदे का पता चल जाता है ना, तभी हमारे पास बहुत अच्छा एक फ़ाइल कंप्लीट हो जाता है। सही। हमारी केस स्टडी उन्हीं केसेस के ऊपर होती है दूसरी बीवी.com पे जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सही। और इसमें मैं नेम तो डिस्क्लोज नहीं हाँ। कर सकती, लेकिन हमारे पास हाई ऑफिशियल प्रोफाइल्स होती हैं सेकंड मैरिज प्रपोजल्स के अंदर, सही। जहाँ पर एक लड़का एक साथ 2 या 3 लड़कियों को मैनेज कर सकता है, उनके घरों को मैनेज कर सकता है। और ये जिस तरीके के केसेस होते हैं, क्योंकि हमारी अपनी भी लॉ फॉर्म है, वहाँ पे वकील हैं, वहाँ पे केसेस आते हैं, तो हमें इन चीज़ों की भी बहुत अच्छे से अवेयरनेस है। तो हमारी होती है गाइडलाइन और कंसल्टेंसी सही। कि अगर आप केस में आ रहे हैं तो हम आपको किस तरीके का रिश्ता देंगे। जो मैं हाई ऑफिशियल प्रोफाइल्स की बात कर रही हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलबत्ता हाई होती है, उसमें लड़की की खूबसूरती और उसकी एज ब्रैकेट मायने रखती है। वहाँ पे हम उनको ये चीज़ प्रमोट करते हैं कि आप इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ अगर शादी कर रहे हैं तो आप उस औरत को अपनाएं जिसके साथ बच्चे हों, जिसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ताकि आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसके पास एक फाइनेंशियल स्टेटस बने, उसके बच्चों के ऊपर एक हाथ आए, उसके बच्चे आगे मुस्तकबिल उनका बेहतर हो और उसकी ज़िंदगी जो है वो जाहिर सी बात है आपके साथ एक अच्छी तरीके से गुजरे। उन लड़कियों को प्रमोट नहीं करते जो कि एक ऐसा लड़का देख रही हैं जो कि बहुत वेल सेटल्ड हो और उनके नखरे उठाए, या ऐसा लड़का नहीं लेके आते जो एक ऐसी छोटी सी बच्ची देख रहा है जिससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करे। तो इस तरीके के केसेस जो हमारी सोसाइटी में उठते हैं, जहाँ लड़का लड़की की प्रोफाइल नहीं देखता, लड़की लड़के की प्रोफाइल नहीं देखती, वहाँ पे इस तरीके के केसेस होते हैं। हम जो चीज़ वो प्रमोट कर रहे हैं वो सिनेरियो ही दूसरा है, जिनको हमारी सोसाइटी और माशरा पूछता ही नहीं है। अब इस तरीके की लड़कियों से आप बताएं किस तरीके का लालच होगा? कोई लालच ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारियां तो खुद किसी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो उनसे क्या लालच? ये तो एक तरह की मदद नेकी हो गई, मदद हो गई। तो इस तरीके के केसेस, जब आप इस तरीके के केसेस के ऊपर करते हैं काम, तो फिर आपके ऊपर ना तो कोई इस तरीके से केस हाईलाइट होता है, ना ही आपको आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो हमारा ये जो डिवीजन है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं, क्योंकि हम उन तरीके के केसेस को ना तो कंसीडर कर रहे हैं और ना ही उन लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं इन मैटर्स में। सही। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने कहा ना कि आप एक तरह का नेकी का काम भी कर रही हैं और हेल्प भी कर रही हैं, वहीं पर ये बताएं कि क्या फैमिलीज़ भी आती हैं कि भाई आप हमारे बेटे की दूसरी शादी करा दें या आप हमारी बेटी की दूसरी शादी करा दें? फैमिलीज़ आती मेडिकल में लड़कियों का तो डिवोर्स केस कंसीडर मतलब हो जाता है ना कि भाई डिवोर्स हो गई, अब दूसरी शादी के लिए बहुत आती हैं, फैमिलीज आती हैं। लेकिन जो लड़की की वालदा आती हैं तो वो उस सूरत में आती हैं जब उनकी वाइफ में कोई इशू है मेडिकली और उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कज़न मैरिज है या काफ़ी टाइम हो गया शादी को, तो लेकिन औलाद ज़रूरी है, क्योंकि तो फिर उस सूरत में एक ढारस के लिए मर्द जो है वो अपने साथ अपनी माँ को लेकर आता है, ताकि उसके केस में वजन आए और उसको आगे जाके इस तरीके प्रोफाइल कंसीडर हो। लेकिन उस तरीके की सूरत में वो किसी और का बच्चा एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको सेम खून चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि मेरी औलाद हो, तो वो फिर किसी और का बच्चा खुद एक्सेप्ट नहीं करते। वहाँ पे हमारे पास जो डिवोर्स केसेस खातून होती हैं जिनकी एज 30 प्लस होती है, 35 प्लस होती है, जो मेडिकली फिट होती हैं, फिर वो इस तरीके के लोगों के लिए कंसिडरेबल होती हैं। सही। चलिए जी, हसन भाई, मैं चाहूँगी कि इस सिलसिले में जो है वो आप कंक्लूजन दें, ये ओवरऑल कंक्लूजन क्या है और लोगों को ही गाइड करें। देखिए, सही गाइडेंस अगर दूंगा तो फिर मुझे भी अपने घर जाना है। नहीं, मतलब लोगों को आप ये तो देखिए, गाइडेंस बिल्कुल कि जिस तरीके से उन्होंने नहीं बताया तो बता दें एटलीस्ट। ऐसा ही है। असल में देखिए बात क्या है, अगर इंसान रियलिटी के ऊपर बात करे तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश ऐसे मुमालिक हैं जहां पर दूसरी शादी को बड़ा सेंसिटिव इशू माना जाता है। सही। जबकि आप पूरे अरब कंट्रीज में चले जाएं, गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, वहां पे जो बीवियां हैं वो अपने शौहरों की खुद एक से ज़ायद शादियां करवाती हैं। सही। और सऊदीया में तो कोई औरत तलाक याफ्ता या फिर बेवा हो जाए तो उनके घर पे सफ़ेद परचम लगा दिया जाता है, जिससे ऐलान हो जाता है, एक अनअनाउंस्ड ऐलान, कि यहाँ पर जो एक लेडी रह रही हैं। तो उसकी वजह ये है कि कोई भी लड़की
ऐसी ना हो जो अज़वाजी ज़िंदगी में ना बंध सके। हाँ। और अगर कोई वो गुनाह कमिट करती है, हाँ। गॉड फॉरबिड, अगर कोई गुनाह कमिट होता है तो उसका जो मुआशरा है, अगर वो उसको हाईलाइट करेगा तो उसकी जिम्मेदारी मुआशरे पर भी है, क्योंकि उस लड़की को इस वजह से घर के अंदर रखा हुआ है हाँ। कि मर्द की पहली शादी, क्योंकि आज आपको पता है कि मैं कल या परसों सर्वे देख रहा था कि 35 साल की उम्र का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 25-26 एज का रेशियो इतना बढ़ा हुआ है कि लड़कियों को रिश्ते नहीं मिल रहे। इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ की भी बहुत फॉल्ट है। हाँ भाई, बाकी कितना मुस्कान, कितना प्रॉब्लम है कि लोगों को रिश्ते नहीं मिल रहे होते हैं अच्छे। रिश्ते नहीं मिलते। हाँ। लेकिन मैं इसकी आपको गाइडलाइन बताऊं, इसकी गाइडलाइन ये है प्रॉपर तरीके से कि जब हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हमें दीन और दुनिया को बैलेंस करना आता हो। बिल्कुल और ऐसे। वहाँ पे ना सिर्फ लड़का और लड़की दोनों जो है वो राइट्स रखते हैं। हाँ। तो इसके साथ अगर आप थोड़ा सा दुनियावी तरीके से देख रहे हैं तो शरई उसूलों के मुताबिक भी अपनी ज़िंदगी को लेके चलें, ताकि हाँ, आपका बिल्कुल। आगे जाके भी कोई हिसाब में पकड़ ना हो। हाँ। और आपकी जब दुनिया अच्छी गुजरेगी तो इंशाल्लाह ताला आपका जो दीन होगा वो भी अच्छा रहेगा। हाँ। और आपकी आखिरत है वो भी अच्छी रहेगी। दुनिया और आखिरत और दोनों ही अपने देखना तहत चाहिए। दूसरों की जिंदगियों को आसान बनाएं। दिस इज द गाइडलाइन। हाँ, मेरा बिल्कुल, conclusion ये है। ये सही है, ये बहुत अच्छी बात की है कि भाई दूसरों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया Thank you so मिसेज अली हमारे शो पर आई, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे शो पर आए। शो का जो टाइम है अब वो हो गया जी एंड अप। और आज का शो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।